गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री की थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया हम इसको पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारे सेकेंड टर्म में आ रहा है। जो अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें ये चैप्टर आने वाला है, तो हम उसको देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या है। उससे पहले मुझे ये बताना है कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म मतलब होता है कि यूनिटी दैट व्हेन द पीपल डेवलप द फीलिंग ऑफ वननेस, कि वी आर वन पीपल, सच फीलिंग इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एकता की भावना जब आती है लोगों के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। और दूसरी बात है कि ये जो नेशनलिज्म है वो किस कंटेक्स्ट में इंडियंस के बीच में आया था, क्योंकि आपको पता है इंडिया में देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारे भिन्नता हैं। और भिन्नता और डाइवर्सिटी देयर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे है, कलर के बेसिस पे है, रिलीजन के बेसिस पे है, जेंडर में डिफरेंसेस हैं, नंबर ऑफ अदर डिफरेंसेस आर देयर। सो देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया. In spite of the diversity, Indians came together and they fought against the British rule. ये यूनिटी हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश कंटेक्स्ट में, जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहा था और ब्रिटिश जो हमारा कॉमन एनिमी था, और हमने मिल के उनके साथ हमने अपने सारे डिफरेंसेस को भुला के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करी एंड फाइनली हमने अपने देश को फ्री करवाया। सो दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म इन इंडिया। एक और चीज़ आपको याद रखना है इस चैप्टर शुरू करने से पहले, कि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं 1919 से 1934 के बीच में। ये हमारा पीरियड है जिस पीरियड में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 1919 आपको पता है कि 1991 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ख़त्म हो गया था, और उसके बाद इंडिया में किस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होता है। और फिर इसमें हम दो मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। आपको पता है 1919 के बाद जो है महात्मा गांधी स्टार्टेड प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, और इतना ज़्यादा रोल प्ले करने लगे थे कि हम इस पीरियड के बाद का पीरियड को हम गांधीयन एरा भी बोलते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे 1919 के बाद गांधी जी ने जो हमारा मूवमेंट था, हमारा जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट था, वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, एक लोगों का मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसका और यही गांधी जी का स्ट्रेंथ था कि उन्होंने हर लोगों को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको साथ में लेके चला था। एंड इन दिस वे दे ही इन फैक्ट मेड दिस मूवमेंट अ मास मूवमेंट। और इसमें हमें दो चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में, और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दो मूवमेंट है जो कि 1934 में जाके ख़त्म हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बीच में क्या क्या इंडिया में हुआ था, वो सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक अलग तरीके से हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँगा और उसके साथ आंसर भी होगा, और हम इसको एनालाइज करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है एंड ये इसका आंसर क्या है। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है कि हाईलाइट द मेजर फैक्ट अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया। आपको मैंने बताया था कि ये चैप्टर शुरू होता है हमारे सिलेबस में फर्स्ट वर्ल्ड वार से। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये जो वार हुआ था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर एक ग्रुप में था, और यहाँ पे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक ग्रुप में थे। आपको पता है कि ये हार गए थे, और ब्रिटेन और फ्रांस, यूएसएसआर जीत गया था। और अब हालांकि ब्रिटिश जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहा था, तो इंडिया ब्रिटिश के कॉलोनी था, तो एज ए कॉलोनी इंडिया ऑल्सो टुक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार फ्रॉम ब्रिटेन साइड। ठीक है, ब्रिटिश के साइड से हम लड़े थे, हम पार्टिसिपेट किए थे, हमारे सोल्जर्स गए थे इंडिया से, और ब्रिटिश के सोल्जर्स के साथ मिलके यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था।
तो क्वेश्चन हमारा जो है ये है कि हाईलाइट द मेजर फैक्ट अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। देखो इकोनॉमिक सिचुएशन, आपको पता है कि जब भी कोई भी कंट्री में लड़ाई होता है या दो कंट्री के बीच में लड़ाई होता है तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाता है। तो क्या ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो कि ब्रिटेन में एक्सक्लूसिवली लड़ा गया था, क्या इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिला था? और अगर मिला था तो क्या क्या इम्पैक्ट था? क्या इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर जो था इंडिया पे पड़ा था इकोनॉमिकली, पैसे या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक रूप से क्या इसका प्रभाव पड़ा था? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम इसमें देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट through these points I will try to explain you the answer of this question. The first world war led to a huge increase in the defense expenditure which was financed by war loans and increased taxes. क्या है पहला पॉइंट, क्या बता रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस मतलब कि अपने ब्रिटिश के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से इंडिया के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। जैसे मान लो कि आपको इंडिया में भी सिक्योरिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके आर्मी थे, उसको मैनेज करना, तो उसके लिए जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस रेवेन्यू का कुछ पार्ट इंडिया के जो आर्मी ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन करता था उसके ऊपर खर्चा किया जाता था। तो उसी तरह से अब आपको पता है कि वही इंडियन आर्मी इंडिया से भेजा गया था फर्स्ट वर्ल्ड लड़ने के लिए, तो उसका जो जितने भी सारे एक्सपेंडिचर थे वो एक्सपेंडिचर पहले के मुकाबले अब इंक्रीज हो गए थे। और इस इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, या ये जो जैसे मान लो कि पहले से 10% आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू ब्रिटिश यूज टू स्पेंड, सपोज एग्जांपल है कि इंडियन के डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता था, अब मान लो कि ये बढ़ के 20% हो गया, तो ये 20% एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहाँ से? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए एक तो वार लोन लिया था जो कि बाद में इंडियन रेवेन्यू से चुकाया जाएगा, और दूसरा था कि टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए थे इंडियन के ऊपर, और जो पैसा उस टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया गया था दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय ब्रिटिश टू फाइनेंस इंडियन आर्मी हु वेंट टू यूरोप टू फाइट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो तो हमने क्या देखा पहला पॉइंट में कि इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था, और उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार लोन भी लिया था, और इसके साथ साथ इंडियन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया था। तो ये पहला इम्पैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर। दूसरा है कस्टम ड्यूटी जो रेज्ड एंड न्यू इनकम टैक्सेस वर इम्पोज्ड और इंट्रोड्यूस। तो ठीक है, वही पहला पॉइंट है कि वो पैसा जो वार एक्सपेंडिचर या डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा था उस पैसे के लिए उन्होंने नए नए इनकम टैक्स लगा इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। उतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी मतलब जो सामान इंडिया में आता था बिकने के लिए उस पर भी ड्यूटी लगा दिया जाता था, जिससे कि और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जब मान लो कि कोई चीज़ बाहर से आता है इंडिया में बिकने के लिए और उस पर ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो वो चीज़ इंडिया में ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, और इस तरह से लोगों को, इंडियंस को ज़्यादा पैसे में खरीदना पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पैक्ट था। तीसरा इम्पैक्ट जो है इसके अंदर की थर्ड, दो द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज इट डबल्ड बिटवीन 1930 to 1918। देखो प्राइजेस डबल हो जाना, मान लो कि कोई चीज़ 10 रुपीज़ के.जी. मिल रहा है तो अब दैट विल इंक्रीज टू 10 रुपीज़ 10 पर के.जी. मिल रहा है, तो वो अब इंक्रीज होके 20 पर के.जी. हो गया। ऑटोमेटिकली जो लोग गरीब लोग हैं उनको सफ़र तो करना ही पड़ेगा, क्या जिनके इनकम जो है फिक्स्ड है दे हैड टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। तो ये भी एक इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट ही था ना, एक असर ही था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि इंडिया में महंगा हो गया था एंड गरीब लोगों को उसको सफ़र करना पड़ा था। नेक्स्ट जो है हमारा इम्पैक्ट है कि विलेजर्स वर कॉल्ड टू सप्लाई सोल्जर्स, सो देयर वाज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज, इट कॉज्ड वाइड एंगर एंड एमंग द पीपल ऑफ इंडिया। देखो क्या हुआ ना कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स भेजने थे उनको, अब इतने सोल्जर्स थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती गांव वगैरह में जाते थे, वहाँ से लोगों को आर्मी में रिक्रूट कराते थे, एंड देन दीज न्यूली रिक्रूटेड आर्मी वर सेंट टू यूरोप टू फाइट फॉर ब्रिटेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो मतलब कि आप जब आर्मी की जरूरत पड़ती तो रिक्रूट करते थे और उनको भेज देते थे मरने के लिए, तो लोगों में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो वही था कि एक ये भी था कि फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में खुश नहीं थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रहा है कि इंडिया से रिक्रूट भेज रहा है वहाँ पे लड़ने के लिए, मरने के लिए। और फिफ्थ था, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे
कि 1918-19 में और 1920-21 में क्रॉप फेल्ड हो गया। आपको पता है फेमाइन, फेमाइन में तो सूखा पड़ जाना, हाँ, मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। दिस लेड टू फूड शॉर्टेज, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गया। मोर देन 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक। सी अब देखो लोग मर गए, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या रोल है? चलो आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार in famine that took place in India, and how did the first world war had its impact on Indian famine, and why did people die because did they die because of first world war? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये हम पॉइंट क्यों हम यहाँ पे इंक्लूड कर रखें? देखो कभी भी कोई भी कंट्री में फेमाइन होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया में आज फेमाइन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंट्री में फेमाइन नहीं हो रहा है, फिर लोग क्यों नहीं मर रहे हैं? आज क्यों नहीं इतने सारे लोग मरते हैं? नहीं मरते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है आज पहले से बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया है इन सब मामलों में। अगर कहीं पे फेमाइन होता है तो वहाँ पे हम फूड पहुँचा देते हैं, लोगों को मिल जाता है, क्रॉप्स वगैरह इजीली दे आर मेड अवेलेबल इन दोज एरिया वेयर देयर इज ड्रॉट एंड फेमाइन, और एंड दैट टू एट वेरी चीपर रेट बाय द गवर्नमेंट, सो लोग मरते नहीं हैं। बट वहाँ पे तो हमारा, आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो यूरोप में वार लड़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उससे इंडिया में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब था? लोग मर रहे हैं, देवर इनडिफरेंस अबाउट इट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लोगों को, लोग अगर मान लो फेमाइन में गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी ध्यान दे देता, फूड वगैरह सप्लाई कर देता जहाँ पे शॉर्टेज था, तो क्या इतने लोग मरते हैं? यहाँ पे नहीं मरते। तो लोगों को इस बात के लिए भी गुस्सा था कि इतने लोग क्यों मर गए, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों इंडिया में ब्रिटिश का रूल नहीं था, तो ब्रिटिश का रूल होते हुए ब्रिटिश को इंडियन लोगों के बारे में ध्यान देना चाहिए था जब इस तरह के खराब सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। एंड दैट इज द रीजन वाई मेनी पीपल इन इंडिया, नॉट मेनी पीपल, 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड, हाँ, करीब 1 करोड़ 30 लाख पीपल डाइड इन दैट फेमाइन। So it is because of this reason also many Indians were not happy with the British government. So these are the impact of First World War on India. ठीक है, so hope आपको समझ में आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था इंडिया पे। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर, एंड मैंने आपको एक एक करके पांचों पॉइंट समझा दिया हूँ। अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। पहले तो हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम क्वेश्चन समझ में आता है तो होपफुली हमें आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या, इजीली हम समझ में आएगा और हमें याद भी हो जाएगा। सो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? ठीक है, देखो व्हाई डिड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नेशनलिज्म होता क्या है, यूनिटी। नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ वननेस। आपको मैंने बताया था कि इंडिया में लॉट ऑफ डाइवर्सिटी वाज देयर, एंड इनफैक्ट इट इज देयर नाउ ऑल्सो, बट पीपल फॉरगॉट दीज डाइवर्सिटी एट दैट टाइम एंड दे गॉट यूनाइटेड, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो क्यों लोगों के अंदर यूनिटी आ गया था इन कॉलोनियल इन और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज। कॉलोनी मतलब इंडिया कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब ये नहीं कि हम जिस एरिया में रहते हैं उसको कॉलोनी बोलते हैं, इस कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं गुलाम देश। आपको पता है कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया, ब्रिटिश का एक गुलाम देश था, एंड दैट इज वाई इंडिया वाज कॉल्ड ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो कॉलोनी का मतलब यहाँ पे क्या है, गुलाम देश। सो इन कॉलोनीज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब देखो एक चीज़ ये है कि हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितने भी सारे कॉलोनीज थे, क्या वो ब्रिटिश के कॉलोनी हो, फ्रेंच के कॉलोनीज थे, कॉलोनी मतलब गुलाम देश थे, स्पेन का था या किसी भी कंट्री का गुलाम देश था, तो उन सारे कॉलोनीज में जिस कंट्री में भी लोगों के अंदर एकता आया है, वो एकता कॉलोनियल कंटेक्स्ट में आया है। यानी कि आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट था। अगर मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है तो दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, डजंट मैटर वेयर ही और सी लिव्स, चाहे वो पंजाब में रह रहा हो, हरियाणा में या तमिलनाडु में या मुंबई में, कहीं भी रह रहा हो, वो उस लॉ से अफेक्ट होता था, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी धर्म का हो, अफेक्ट होता था। सो दिस it is because of this reason that people got united. They forgot their differences and they came together to fight against their common enemy, that was British in India or French in Indochina
आपको पता है कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में फ्रेंच का रूल था, तो वहाँ पे लोगों ने यूनाइट हुआ। क्यों यूनाइट हुए? अगेंस्ट द देयर एनिमी, कॉमन एनिमी दैट इज फ्रेंच। तो इंडिया में हमने ब्रिटिश, तो हम क्वेश्चन हमारा ये है कि हम क्यों इंडिया में जो एकता आई थी लोगों के अंदर, वो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों आया था? हाँ, तो देखो, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉलोनी लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। देखो, जितने भी कंट्री थे जहाँ पे किसी ना किसी फॉरेन कंट्री का रूल था, वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हुआ। और क्योंकि लोग जो थे कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिए, कॉलोनियल पावर को अपने कंट्री से निकालने की कोशिश करने लगे, और इस प्रोसेस में दे गॉट यूनाइटेड। सो द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन लेड टू पॉवर्टी एंड कॉज्ड मिजरीज टू द पीपल। आपको पता है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, अब ब्रिटिश इंडिया में थे तो वो अपने मकसद से थे, ब्रिटिश इंडिया में थे तो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। हाँ, और इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडिया के रिसोर्सेज लेके जाते थे, अपने यहाँ बनाते थे, फिर ले आके इंडिया में बेचते थे। इसकी वजह से हम देखते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी शुरू हो गया, लोग बहुत कष्ट की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए, खाने को नहीं था, या बहुत, अभी हमने देखा था फेमाइन आया था कुछ बंगाल में और बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे कि 30 मिलियन लोग मर गए थे। आपको क्या लगता है कि खुशी से लोग मरे थे? नहीं, ब्रिटिश की गलती से मरे थे, ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से मरे थे, ब्रिटिश जो था इंडियन के प्रति इनडिफरेंस था, इसकी वजह से लोग मरे थे। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन तो है, जहाँ पे आप रूल कर रहे हो, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। सो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, देयर वाज लॉट ऑफ मिजरी इन इंडिया। हाँ, सो तो लोग जब दुख थे तो दे केम टुगेदर। हाँ, उस समय दे फॉरगेट अबाउट वेदर दे आर हिंदू और मुस्लिम, और वेदर दे आर सिख, और दे बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, वट दे फॉरगेट अबाउट देयर रिलीजन, दे फॉरगेट अबाउट देयर differences, and they came together because they had to fight a common enemy, that is British government. So in India nationalism developed in the colonial context. So third जो point है आपका, this led to shared common hatred against the colonial। ठीक है, सबने मिलके ब्रिटिश रूल को हेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लगा कि उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का एक ही कॉमन जो रूट कॉज है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इन कॉलोनी द पीपल बिगिन टू डिस्कवर दैट देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हाट हैपेंड, felt the effect of the colonialism, they felt the sense of common hatred against the colonialism। ठीक है, तो मैंने ये समझा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और समझते हैं क्वेश्चन क्या है, देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर। फर्स्ट, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सत्याग्रह, देखो, सत्याग्रह एक नया मेथड था जो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। इनफैक्ट उन्होंने जब साउथ अफ्रीका में थे, आपको पता है कि गांधी जी इन 1890 इंडिया से चले गए थे साउथ अफ्रीका में, एंड ही स्पेंड देयर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, एंड देन ही केम बैक इन इंडिया 1915 में आए थे। और वहाँ पे उन्होंने बहुत अलग अलग नोबल मेथड यूज़ किए थे टू फाइट अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, एंड दोज मेथड्स वर वेरी सक्सेसफुल। सो ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस दीज मेथड्स इन इंडिया ऑल्सो। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सा, तो उनमें से एक मेथड था सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब होता है सच के लिए लड़ना, फाइट फॉर द ट्रूथ। सो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी? ठीक है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सच्चाई के लिए लड़ना, फाइट फॉर द ट्रूथ, फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस इन द सोसाइटी। सो दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। देखते हैं क्या था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ट्रूथ, एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, और हमेशा हमें उस पावर को ढूंढना चाहिए। वी नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड प्रोजेक्ट द ट्रूथ, क्योंकि ट्रूथ के सामने कोई भी इनजस्टिस डज नॉट स्टैंड, एंड दैट इज द बिलीफ बिहाइंड दिस सत्याग्रह बाय द गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इट वाज ए नोबल मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग थ्रू मास एजिटेशन विदाउट द यूज ऑफ फोर्स। देखो, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको शोषण कर रहा है, तो उस समय यू कैन फाइट अगेंस्ट दैट एक्सप्लॉइटेशन थ्रू मास एजिटेशन। लोगों को समझाओ एंड टेल देम टू गो अगेंस्ट सच इनजस्टिस। बट अगेन उन्होंने ये बोला कि नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट सपोज टू यूज फोर्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपको हिंसा नहीं करना है। देखो,
उन्होंने क्या, उनका क्या मानना था कि द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है कि दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग यू, जैसे इंडिया में ऑपरेसर ब्रिटिश थे, जो हमें एक्सप्लॉइट करे उनको ऑपरेसर बोलते हैं, कुड बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ एंड इट विल अल्टीमेटली ट्रायम्फ। अगर आप ये बताने में सक्षम हैं, अगर ये बताने में आप सफल हैं कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में कर रहा था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में जिस तरह से रूल कर रहा था, वो एक्सप्लॉइट करने वाला रूल है, और जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम जीत जाएंगे। तो हम इनका ये मानना था कि ये एक बहुत ही नया तरीका था जिसमें कि आप गलत करने वालों को आप ये समझाने की कोशिश करो कि जो कर रहा है वो गलत है, और एक बार ऐसे लोग जब समझ जाते हैं कि हाँ उनसे ये गलती हो रही है तो ऑटोमेटिकली दे विल मेंड देयर वे, एंड वंस दे मेंड देयर वे आपका जो स्ट्रगल है अगेंस्ट द इनजस्टिस वो ख़त्म हो जाएगा और यू विल कम आउट विक्टोरियस। सो दैट इज़ कॉल्ड सत्याग्रह। So make the oppressor understand that whatever they are doing is wrong, and once they understood that, it is victory for you. So that is called satyagraha. ठीक है। सो ऑलवेज फोर्स इज नॉट नीडेड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। फोर्स, उनके लिए फोर्स या वायलेंस जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी किसी को समझा सकते हैं एंड देयर बाय हम अपने आप को प्रोटेस्ट, अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकते हैं, इनजस्टिस से बचा सकते हैं। दैट इज द मेथड ऑफ गांधी जी। देखो उन्होंने क्या बोला था कि इट सजेस्ट दैट स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब अगर मान लो कोई आपके खिलाफ अत्याचार कर रहा है तो इफ़ द कॉज इज राइट, अगर आप जिस कारण के लिए सत्याग्रह कर रहे हो वो सही है, एंड देयर इज नो नीड फॉर एग्रेशन एंड द फिजिकल फोर्स, आपको जरूरत नहीं है फोर्स, ताकत यूज करने का। विक्ट्री कुड बी वन बाई अपीलिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेसर, यानी कि आप उसके अंतरात्मा को जगाओ कि तुम गलत कर रहे हो, एंड वंस यू आर सक्सेसफुल तो विक्ट्री आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्योंकि हम किसी को अच्छा ही सिखा सकते हैं, तो अगर कोई आदमी बुरा कर रहा है तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं वो बुरा कर रहा है, ये भी हम सिखा सकते हैं कि ये बुरा चीज़ है, और एक बार अगर वो सीख सकता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ छोड़ देगा। तो वही गांधी जी का जो आइडिया था कि वी नीड टू मेक ब्रिटिश अंडरस्टैंड दैट वट एवर दे आर डूइंग इज रॉन्ग इन इंडिया and they need to mend their way, and once they understood this, automatically India the exploitation will come to an end, injustice will come to an end. So Mahatma Gandhi believed that dharma or non-violence would unite all the Indian. ये भी उनका मानना था कि हमें peacefully without violence we need to unite together and fight against the colonial government, that too in a non-violence way. So that is the Gandhi ji idea of satyagraha. So hope you understood what is satyagraha. Now let us move to another question, that is fourth question. What were the three movements started by Gandhi ji before 1990? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गांधी जी was in South Africa for 2 decades before he came to India. He came to India in 1915. और गोखले जो थे उनके गुरु थे, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड आप इंडिया में नहीं थे, तो आपको इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में उतना क्लियर आइडिया नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि जाओ आप जाके इंडिया को टूर करो, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज़, व्हाट आर प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग। और ये आप सुन के नहीं फील कर पाओगे, सुन के यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू गो एवरीवेयर, try to meet people, try to understand their problem, so try to get the first hand report of the common man, and then you enter into the Indian politics पूरी तरह से। तो वही है कि बट इसके बावजूद भी उन्होंने तो इसीलिए उन्होंने 1919 में आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, लेकिन इस मूवमेंट से पहले वो इंडिया में बहुत सारे जगह टूर किए, बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को अटेंड किया, and finally in 1919 he thought of starting a bigger movement. बट उससे पहले उन्होंने 3 ऑलरेडी मूवमेंट कर चुके थे और ये तीनों के तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल थे। तो कौन कौन से मूवमेंट थे? एक तो पहला चंपारण मूवमेंट था, 1916 में उन्होंने शुरू किया था। चंपारण एक बिहार में नॉर्दर्न बिहार में नेपाल के बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में
इंडिगो प्लांटर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा था, वो वहाँ गए एंड फाइनली ही स्टेड देयर फॉर 1.5 ईयर एंड वहाँ पे उनको हेल्प किया एंड फाइनली थ्रू नॉन वायलेंस पे वहाँ के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, इंडिगो प्लांटर्स थे, उनको विक्ट्री मिला। उसी तरह से खेड़ा गुजरात में एक जगह है जहाँ पे कि पीजेंट जो थे उनको फोर्सफुली लैंड रेवेन्यू डिमांड किया जाता था, जबकि प्रॉब्लम आया था उनको फेमाइन वगैरह की वजह से, उनके पास रेवेन्यू नहीं था। तो वहाँ भी गांधी जी गए एंड फाइनली देयर ऑल्सो ही मेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड दैट अबाउट देयर मिस्टेक एंड यहाँ भी सक्सेसफुल हुए थे। अहमदाबाद में भी मिल वर्कर्स का स्ट्राइक था और उस स्ट्राइक में भी पार्टिसिपेट किए थे और फाइनली उनका जो डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिल ओनर के पास रखे थे और उसमें भी उनको बहुत सारे कंसेशन मिला था। सो इस तरह से 3 मूवमेंट जो उन्होंने बड़े मूवमेंट से पहले, बड़ा मूवमेंट मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1919 में शुरू किया था, उससे पहले उन्होंने 3 मूवमेंट किया था और 3 मूवमेंट जो है हमारे सामने है। चंपारण सत्याग्रह पहला था, दूसरा था खेड़ा मूवमेंट जो कि वो भी पीजेंट्स के लिए हुआ था एंड फाइनली अहमदाबाद में मिल वर्कर जो थे, कॉटन मिल वर्कर, उनके खिलाफ किया गया था। तो ये 3 मूवमेंट है जो कि गांधी जी ने इंडिया में शुरू किया था आफ्टर 1915 बट बिफोर 1919, क्योंकि 1919 में वो बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रौलत एक्ट ऑफ 1919 एंड हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज। देखो अब हम एक यहाँ पे रौलत एक्ट की बात कर रहे हैं। रौलत एक्ट जो था एक एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत हरिडली पास कर दिया था। ये एक्ट का मेन पर्पस क्या था? रौलत, देखो ये एक्ट ना एक लॉ मेंबर था जिसका नाम था रौलत, उसके नाम पे ये एक्ट का नाम रखा गया था रौलत एक्ट और ये 1919 में पास किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्ट आपको पता है कि 1914 से 1919 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था 1990 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यूरोप में लड़ाई लड़ रहा था और उस समय इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा था, फ्रीडम फाइटर्स को लग रहा था कि हमें अपना फ्रीडम स्ट्रगल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग मेजर्स उठाने चाहिए जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम नुकसान पहुंचा सके और वहाँ से जा सके। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गए थे इंडिया में, क्योंकि उनको लग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में प्रॉपर वे में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वार चल रहा है वहाँ पे, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है ब्रिटिश को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो और ब्रिटिश को ये बात पता था कि ऐसा एक्टिविटी इंडिया में चल रहा है, तो इसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया। उस लॉ को हम रौलत एक्ट बोलते हैं और इस एक्ट में हम देखते हैं क्या इस एक्ट में क्या इसका ऑब्जेक्टिव था और क्या ये एक्ट था। देखो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रौलत प्रोपोज्ड रौलत एक्ट 1990 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन क्या है इसका, ये एक्ट को गांधी जी को अपोज करने के लिए द रौलत एक्ट वाज हरिडली पास्ड। देखो इसको आपको पता है कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था जो कि कोई भी लॉ को पास करता था, इसमें इंडियन मेंबर भी होते थे और ब्रिटिश मेंबर भी होते थे। तो बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, क्योंकि कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस किया तो उसमें डिबेट और डिस्कशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको वैसे ही पास कर दिया गया हाँ बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये लॉ को बिना कोई डिबेट और डिस्कशन के पास कर दिया गया था। ये दूसरा जो है इसका पॉइंट है, तो इसलिए क्योंकि गांधी जी का मानना था कोई भी आप लॉ लेके आते हो तो प्रॉपर डिस्कस करो और इतना इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कशन, डिबेट और डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, इंडियंस का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये लॉ को अपोज किया। दूसरा, इंडियन मेंबर्स यूनाइटेडली अपोजिट, क्योंकि मैंने बताया था ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था इंडिया में जहाँ पे लॉ बनता था वहाँ पे इंडियन मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने अपोज किया, उसके बावजूद भी इसको पास कर दिया गया। देखो अब एक्ट में था क्या, ऐसा क्या था एक्ट में जो कि इंडियन मेंबर इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर अपोजिंग इट, गांधी जी भी इसको अपोज कर रहे थे। देखो द एक्ट गेव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, to repress or suppress and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में अगर कोई भी लोग किसी को भी पुलिस अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर उस आदमी को कोर्ट में पेश करना पड़ता है और कोर्ट जज डिसाइड करता है कि क्या वो आदमी गलत है सही है, क्या उसे जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में रखना है कि नहीं रखना। अगर जज को लगता है कि हाँ
उस आदमी ने ऐसा कोई गलती नहीं किया जिसके लिए उसे जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए, तो वो उसको इमीडिएटली रिलीज कर सकता है, या अगर कोई किसी को अरेस्ट करता है तो उसे कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस एक्ट में इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि ये एक्ट गवर्नमेंट को या पुलिस अथॉरिटी को, ब्रिटिश पुलिस को इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब अगर कोई भी आदमी ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी कर रहा है, अगर कोई भी आदमी ब्रिटिश के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है या किसी भी तरह का स्पीच दे रहा है जो कि लोगों को प्रोवोक कर रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, ऐसे आदमी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करके जेल में डाल सकता था। और सबसे खासियत ये थी कि विदाउट एनी ट्रायल मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट फाइट फॉर योर फ्रीडम इन द कोर्ट। सो दैट इज समथिंग वेरी बैड अबाउट दिस एक्ट। यही सबसे खराब था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। सो द एक्ट डिप्राइव द इंडियन देयर सिविल राइट मतलब राइट टू गो टू कोर्ट इफ यू आर इलीगली अरेस्टेड। दैट राइट वॉज टेकन अवे बाई दिस एक्ट। सो दैट इज वाई गांधी जी थॉट दैट ये तो फिर गलत बात हो रहा है ना, हमारा बेसिक फ्रीडम जो है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रहा है थ्रू दिस एक्ट। द सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग वे। अब मैंने क्वेश्चन हमारा ये था कि किस तरह से गांधी जी, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च नेशनल सत्याग्रह और हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज। अब गांधी जी तो ठीक था, उनका मानना था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसको हमें अपोज भी करना है, लेकिन उसको कैसे अपोज किया, क्या क्या उन्होंने तरीका अपनाया। तो देखो क्या था, गांधी जी वांटेड ए नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द सिविल डिसोबीडियंस मतलब सिविल लॉ को हम नहीं मानेंगे। जैसे मान लो कि ऐसे टैक्स देना हो गया, सिविल लॉ है, या इस तरह का चीज़ को हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई भी कानून को हम नहीं मानेंगे, सिविल लॉ को। ये नहीं कि क्रिमिनल लॉ, ये नहीं कि आप किसी को मर्डर कर दो, ये गांधी जी ने कभी नहीं बोला था, बट सिविल लॉ होता है उसको हम नॉन वायलेंट वे में अपोज करने की कोशिश करेंगे, या वो भी जो अनजस्ट लॉ है। दूसरा, इट स्टार्टेड विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। अब गांधी जी ने बोला कि हड़ताल भी करते हैं हम, और हड़ताल भी हुआ 6 अप्रैल को 1919 में। और थर्ड जो था, रैलीज वर ऑर्गेनाइज। रैली मतलब प्रोटेस्ट वगैरह मूवमेंट शुरू हुआ, लोग सड़कों पे निकल गए ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, स्ट्राइक हो गया, वर्कर्स जो थे रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक कर दिए गांधी जी का इस कॉल पे, एंड बहुत सारे दुकान वगैरह भी बंद हो गए। तो इस तरह से रौलत एक्ट के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुआ, और गांधी जी ने बोला कि ये गलत है, सिविल लिबर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ द रीजन वाई वी नीड टू अपोज इट, एंड वी एक्चुअली अपोज इट थ्रू नॉन वायलेंस वे। और हड़ताल, स्ट्राइक्स, प्रोसेशन निकाला गया इसके खिलाफ, रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक हो गया। तो इस तरह से वी ट्राई टू अपोज दिस एक्ट। सो ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टूड। नाउ जो 6th क्वेश्चन के बाद हम विल डू इट। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड या अदर स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके वो। हाँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।